प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत भाग के अंतर्गत संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वास्तव में हम ये जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय और वर्णों का उच्चारण स्थान पर पढ़ाई कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से लेकर के इंटरमीडिएट की कक्षाओं तक हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। हिंदी में जो संस्कृत का भाग होता है उसमें भी हम लोग इन्हीं संधियों को पढ़ते हैं। तो संधि के भेद अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसके आधार पर संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें क्रम से हम अलग अलग संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि को अच संधि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वास्तव में स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात एक स्वर के पश्चात जब दूसरा स्वर मिलता है और जो परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे विद्याधन आलयः बराबर विद्यालयः, यहाँ पर आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो रहा है, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर संधि के वास्तव में कितने भेद हैं। तो संक्षेप में हम इस रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है अकाः सवर्णे दीर्घा। नंबर 2 गुण संधि या गुण स्वर संधि कह सकते हैं, जिसका सूत्र है आद्गुणः। वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धिरेचि। यण संधि, जिसका सूत्र है इकोयणचि। और अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो अय औ आ या वाह। तो इन संधियों को हम इस प्रकार से आगे विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो पहली जो स्वर संधि है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र बनता है अकाः सवर्णे दीर्घा। अक जो प्रत्याहार है, 2 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र में, पहला और दूसरा अयुण और ऋलिक। और उसमें अगर हम अक प्रत्याहारों की वर्णों की संख्या को जानने का प्रयास करें तो आ से का के बीच में वर्ण हमारे आते हैं
आ ई उ री लृ, अर्थात अक के सवर्ण होने पर जो सूत्र का भाव उत्पन्न होता है दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अक माने छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आता है तो दोनों के परस्पर मिलने से बड़ा आ हो जाता है। अक के सवर्ण होने पर दीर्घ होने का मतलब है जब एक ही प्रकार का वर्ण दूसरे उसी प्रकार के वर्ण से मिलता है तो दोनों के स्थान पर जो बड़ा वर्ण होता है, स्वर होता है, वही परिवर्तित होकर के संधि का रूप लेता है। जैसे विद्याधन आलया बराबर विद्यालया, यहां पर बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा हुआ। अगर यहां पर हम विद्याधनर्थी करते हैं तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा हो जाएगा। माने छोटा और छोटा भी मिलता है तब भी बड़ा, छोटा और बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा, बड़ा और बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा। इसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। इसके लिए हम समझ सकते हैं जैसे गिरिधन ईसा, गिरिधन ईसा, गिरिधन ईशा बराबर गिरीशा। छोटी और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई, इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, छोटा ऊ या छोटा ऊ के साथ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ होगा। अर्थात इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। इसी प्रकार से छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो बड़ी री हो जाती है। इसी प्रकार छोटी लृ या बड़ी लृ के बाद छोटी लृ या बड़ी लृ आती है तो बड़ी लृ हो जाती है। तो इनके उदाहरण हम इस रूप में पढ़ सकते हैं कि आ और आ के बाद वास्तव में जो मिलन होता है वो बड़ा ई और ई का जो मिलन होता है वो बड़ी ऊ और ऊ का मिलन होता है बड़ा ऊ, री और री का मिलन होता है बड़ी री, लृ और लृ का मिलन होता है वो बड़ी लृ के अंतर्गत आता है। इसके तमाम उदाहरण बन सकते हैं। जैसे ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ तो सुधन उक्ति, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, सु धन उक्ति बराबर सूक्ति। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। आगे उसी क्रम में बताया आपको कि री और री मिलकर के बड़ी री हो जाती है। जैसे होत्रधन ऋकारा होत्रकारा, पितृधन ऋणम पितृणम,
आगे हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुणा। इसको किस रूप में हम समझेंगे? छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्रमशः ई, उ, री या द्री अगर आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, आ के बाद ई, आ और ई मिलकर के ए बनता है। आ और उ मिलकर के ओ बनता है। आ और री अर बनता है। आ और ली मिलकर के अल बनता है। जैसे आ और ई मिलकर के नर धन इंद्रा बराबर नरेंद्रा, नर धन उत्तम या नर धन उत्तमा बराबर नरोत्तमा। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं। आ धन री बराबर अर में महाधन ऋषि महर्षि बनता है। देवधन ऋषि देवर्षि बनता है। तव धन लिकारा बराबर तवलकारा बनता है। तो फिर एक बार समझ लीजिए गुण संधि, जिसका सूत्र आद गुणा है, अर्थात छोटा आ या बड़ा आ के बाद असमान स्वर के रूप में क्रमशः छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा री, छोटी री या बड़ी री, छोटी ली या बड़ी ली आए तो क्रमशः आ और ई मिलकर के ए, आ और ऊ मिलकर के ओ, आ और री मिलकर के अर, आ और ली मिलकर के अल हो जाता है। आ और ई मिलकर के जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा, नरधन ईसा भी हो सकता है, नरेसा। आधन ऊ मिलकर के नरधन उत्तमा नरोत्तमा, आधन री मिलकर के अर, योग धन ऋषि योगर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि। इसी तरीके से आ धन री मिलकर के अल, तव धन ऋकारा तवलकारा बनता है। इसी क्रम में अब आगे हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेची, माने वृद्धि धन एच। माहेश्वर सूत्र में अयुण रिलिक एओंग और अयोच, ये चार जो सूत्र हैं ये स्वर से संबंधित सूत्र हैं। तो एच का मतलब होता है ए, ओ, ए, औ। अर्थात जो अभी हमने पढ़ा गुण संधि में आ या आ के बाद अगर आ ई उ री ली आते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो क्रमशः ए, ओ, अर और अल के रूप में। परंतु अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद एच आता है, माने ए, ओ, औ, तो क्रमशः उसमें वृद्धि, माने जो वृद्ध है, जो बड़ा है, वो स्वर बन जाता है। ए और ए में ए,
छोटा है और अय वृद्ध स्वर है। इसी तरीके से ओ और ओ में औ वृद्ध है। तो तथा धन एव अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो आ के बाद ए आया तो आ और ए मिलकर के अय हो जाता है। आ और ए मिलकर के अय। इसी तरीके से आ और ओ मिलकर के औ हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद एच में चाहे ए आए चाहे अय आए, लेकिन दोनों के स्थान पर अय हो जाएगा। इसी तरीके से आ या आ के बाद ओ आए अथवा औ आए, दोनों के स्थान पर औ। जैसे महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी बनेगा। तो एक बार फिर समझ लें कि वृद्धि संधि माने वृद्धि एच का अभिप्राय यह है कि क्रमशः एच में जो वृद्ध है वही स्वर बनता है। माने ए अय में अय बनेगा और ओ औ में औ बनेगा। फिर एक बार उदाहरण, जैसे तथा धन एव तथैव महाधन ओजस्वी महोजस्वी। इसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि जिसका सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि जो माहेश्वर सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, अक प्रत्याहार, चूंकि आ से लेकर के का तक जितने वर्ण हैं वो अक में आएंगे, लेकिन आ अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद ई, उ, री, लृ, इनको अगर प्रत्याहार के रूप में पढ़ेंगे तो इक प्रत्याहार कहलाएगा। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, लृ। अब यहां पर वही चीज हमें समझनी है। इक के बाद इक प्रत्याहार माने ई, उ, री, लृ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर का मतलब है ई के बाद आ सकता है, उ आ सकता है, री आ सकता है, लृ आ सकता है। तो अगर ई, उ, री, लृ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई का या, उ का वा, री का रा, लृ का ला हो जाता है। इस रूप में समझ सकते हैं इको यणचि का मतलब ये हुआ ई धन आ जैसे तो या बनता है, उ धन आ बराबर वा बनेगा। इसी प्रकार से री के बाद अगर आ बनता है री धन आ तो बनेगा रा, हलंत। और इसी प्रकार से लृ के बाद अगर आ आता है तो बनेगा ला, हलंत। तो फिर एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। इको यणचि यण संधि के रूप में ई, उ, री, लृ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई का या, उ का वा, री का रा और लृ का ला हो जाता है। क्रमशः ई का या, उ का वा, री का रा और लृ का ला हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे इति धन आदि बराबर बनेगा इत्यादि, शूधन आगतम बराबर बनेगा स्वागतम।
इसी प्रकार से पितृधन आज्ञा बराबर बनेगा पित्राज्ञा, और लृधन आकृति बराबर बनेगा लाकृति। इसी क्रम में जो स्वर संधि का पांचवा भेद है, जिसको अयादि संधि कहते हैं, जिसका सूत्र है एचो अय वा या वाह, एचो अय वा या वाह। अलग अलग पढ़ेंगे। एच आय, आओ, आय, आओ, माने एच के बाद, एच का मतलब ए, ओ, ऐ, औ, इन वर्णों के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। एक बार फिर समझने की कोशिश करें। एच प्रत्याहार के वर्ण क्रमशः ए, ओ, ऐ और औ। फिर एक बार एच प्रत्याहार ए, ए के साथ असमान स्वर माने अगर आ आता है, ओ के साथ असमान स्वर आ आता है, ऐ के साथ आ आता है या औ के साथ आ आता है, तो ये बनेगा आय। ओ धन आ बराबर आओ और आय धन आ बराबर आय, औ धन आ बराबर आओ। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो ने धन अनम, एच के ए के बाद असमान स्वर आ आया, इसलिए दोनों के स्थान पर ऐ अर्थात ने धन अनम बराबर बनेगा नयनम। इसी तरीके से भो धन अनम, ओ के बाद आ असमान स्वर आया तो दोनों के स्थान पर औ, तो भो धन अनम बराबर भवनम। आय के बाद असमान स्वर माने आ आने पर आय बनता है, जैसे नए धन नका बराबर नायका। इसी तरीके से औ के बाद आ आने पर आओ बनता है, जैसे पौ धन नका बराबर पावका। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि ए के बाद आ ही आए, कोई भी असमान स्वर, जैसे पो धन इत्र बराबर पवित्र बनता है, भव धन अका भावका बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, ये आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न पत्र में अगर हमसे पूछा गया है, संधि विच्छेद के रूप में आया है संधि करने के लिए, तो हम संधि कर सकते हैं। और अगर शब्द ऐसा आया है जिसका संधि विच्छेद पूछा गया है, तो हम इन्हीं सरल नियमों के आधार पर संधि कर सकते हैं। संधि का नाम और संबंधित सूत्र अगर पूछा गया है तो वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।